एक मिनट के लिए सोचिए, एक बहुत ही माहिर प्लास्टिक सर्जन है जो एक बेहद मुश्किल ऑपरेशन करता है। वो एक मरीज के चेहरे से एक बहुत ही भयानक निशान पूरी तरह से हटा देता है। फिर कुछ हफ्तों बाद जब पट्टियां खुलती हैं ना, तो मरीज आईने में खुद को देखता है और अचानक से फुट फुट कर रोने लगता है। हाँ, और उसका कहना है कि वो निशान अभी भी वही है, जबकि आईने में साफ दिख रहा है कि चेहरा बिल्कुल बेदाग है। मतलब बड़ा आज के हमारे इस इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन का जो आधार है वो यही एक अजीबोगरीब मेडिकल ऑब्जर्वेशन है। सही बात है, ये काफी गहरा है। डॉक्टर मैक्सवेल माल्स, जो खुद एक प्लास्टिक सर्जन थे, उनकी किताब साइको साइबरनेटिक्स के इस आखिरी हिस्से पर हम बात करने वाले हैं। हम उस इनविजिबल वॉल या अदृश्य दीवार को डिकोड करेंगे जिससे हम सब हर रोज टकराते हैं। मतलब बाहर से हम कितने भी सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ लें या कितनी भी अच्छी आदतें अपना लें, अगर अंदर की तस्वीर में निशान है ना, तो हमें बाहर की दुनिया में भी सिर्फ निशान ही नजर आएंगे। वही तो। हाँ, इसी को बदलने के जो विज्ञान है या साइकोलॉजी है, आज हम उस पर गहराई से बात करेंगे। मतलब ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे कोई अपने स्मार्टफोन में रोज नए नए प्रोडक्टिविटी एप्स इंस्टॉल कर रहा हो ताकि फोन थोड़ा फास्ट हो जाए। राइट। लेकिन फोन का जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है वो शायद 10 साल पुराना हो चुका है। तो एप्स कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उस पुराने सिस्टम पर आकर तो वो क्रैश ही होंगी ना। बिल्कुल क्रैश होंगी। और आज हमारा मिशन इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करना है। लेकिन उससे पहले इस शब्द को थोड़ा समझते हैं। साइको साइबरनेटिक्स। हाँ, ये थोड़ा टेक्निकल साउंड करता है। देखिए, साइबरनेटिक्स का सीधा संबंध मशीनों या मिसाइल्स के नेविगेशन से होता है। अच्छा, तो इसका साइकोलॉजी या मनोविज्ञान से क्या लेना देना है? इसका लेना देना उस तरीके से है जैसे दोनों ही चीजें अपने लक्ष्य तक पहुंचती हैं। जैसे एक गाइडेड मिसाइल को ही ले लीजिए, जब उसे फायर किया जाता है तो क्या वो एकदम सीधी रेखा में अपने टारगेट तक जाती है? शायद नहीं, हवा और बाकी चीजें भी तो होती हैं। एग्जैक्टली। हवा हो गई, तापमान या अर्थ की ग्रेविटी, ये सब उसे रास्ते से भटकाते हैं। लेकिन मिसाइल के अंदर एक नेगेटिव फीडबैक लूप होता है। ओके। तो जैसे ही वो थोड़ा बाईं ओर जाती है ना, उसके सेंसर्स तुरंत बताते हैं कि हम रास्ते से भटक गए हैं। हाँ। और मिसाइल खुद को दाईं ओर मोड़ लेती है। गलती करना और उसे सीखकर तुरंत रास्ता सुधारना, यही साइबरनेटिक्स है। ओह वाओ। तो डॉक्टर मॉल्स का कहना है कि इंसानी दिमाग भी बिल्कुल एक गाइडेड मिसाइल की तरह ही काम करता है। बिल्कुल वैसा ही। हम एक लक्ष्य तय करते हैं, रास्ते में गलतियां करते हैं और हमारा दिमाग उस नेगेटिव फीडबैक को प्रोसेस करके हमें सही रास्ते पर ले आता है। लेकिन अगर ऐसा ही है तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, हम में से ज्यादातर लोग अपने लक्ष्यों तक पहुंच क्यों नहीं पाते? मतलब हमारी मिसाइल बार बार क्रैश क्यों हो रही है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हमारी मिसाइल का जो टारगेट सेट है ना, वो हमारी चाहत नहीं है, वो हमारी सेल्फ इमेज है। यानी जो हम बनना चाहते हैं वो टारगेट नहीं है? नहीं, इसे कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक समीर नाम का लड़का है। वो चाहता है कि उसका एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस हो, ये उसकी चाहत है। हाँ, कॉमन ड्रीम है। लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पर उसकी सेल्फ इमेज उससे कहती है कि मैं तो एक आम सा इंसान हूं, बिजनेस मेरे बस की बात नहीं है। अच्छा। तो अब उसका दिमाग एक वफादार गाइडेड मिसाइल की तरह उसे उसी एवरेज या असफलता वाले टारगेट की तरफ ले जाएगा। वो खुद ही अपने जरूरी काम टालने लगेगा, गलत फैसले लेगा। ये तो सच में बहुत डरावना सच है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हम जिंदगी की रेस में एक फरारी चला रहे हैं। हाँ। पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबा रहे हैं, जल्दी उठ रहे हैं, मोटिवेशन सुन रहे हैं, लेकिन हमने कार का हैंड ब्रेक खींच रखा है। सही पकड़ा आपने। और वो हैंड ब्रेक हमारी सेल्फ इमेज है। कार आवाज तो बहुत कर रही है, टायर घिस रहे हैं, धुआं निकल रहा है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहे। और पता है सबसे अजीब बात क्या है? इंसान सोचता है कि कार में खराबी है, वो नई कार ढूंढने लगता है, यानी नई टेक्निक्स और नए हैक्स। एग्जैक्टली। जबकि जरूरत सिर्फ उस हैंड ब्रेक को नीचे करने की है। और डॉक्टर मॉल्स ने इस हैंड ब्रेक को हटाने के लिए एक बहुत ही क्लियर फ्रेमवर्क दिया है। हाँ, SUCCESS ब्लूप्रिंट, राइट? हाँ, उन्होंने इस सक्सेस शब्द के 7 अक्षरों को डिकोड करके एक सक्सेस पर्सनालिटी बनाने का तरीका समझाया है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को खोलते हैं। इसका पहला लेटर है S, यानी सेंस ऑफ डायरेक्शन, दिशा का ज्ञान। हाँ,
और ये बात उस गाइडेड मिसाइल वाले एग्जाम्पल से पूरी तरह मैच करती है। अगर मिसाइल में टारगेट ही ना हो तो उसका नेविगेशन सिस्टम काम ही नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन आज की दुनिया में जहां हर 5 मिनट में कोई नई नोटिफिकेशन या रील हमारा ध्यान खींचती है, वहां एक क्लियर दिशा कैसे तय की जाए? ये आज की सबसे बड़ी चुनौती है। लोग दिशा का मतलब समझ लेते हैं दूसरों की नकल करना। जैसे समीर ने देखा उसका दोस्त स्टार्टअप कर रहा है तो उसने भी शुरू कर दिया। हाँ, शीप मेंटालिटी। वही, लेकिन माइल्स इसके लिए एक बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल तरीका बताते हैं। वो कहते हैं कि खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए। क्या सवाल? अगर मेरे पास कोई डर ना हो, कोई लिमिटेशंस ना हो और मेरी सफलता की 100% गारंटी हो तो मैं असल में क्या करना चाहूंगा? ओ, ये तो मतलब ये सवाल सुनते दिमाग एकदम खुल जाता है। हाँ, क्योंकि ये अचानक से दिमाग के उन सारे फिल्टर्स को हटा देता है जो सोसाइटी और डर ने हमारे ऊपर लगाए हैं। ये एक तरह का मेंटल हैक है। हम दिमाग से कह रहे हैं कि चिंता मत कर, तू हारने वाला नहीं है, जिससे वो अपनी असली डीप डिजायर बाहर ले आता है। एग्जैक्टली। अब दिशा तो मिल गई, लेकिन दिशा मिलने भर से तो हम मंजिल तक नहीं पहुंच जाते ना। बीच में कई अदृश्य दीवारें आती हैं और यहीं पर मल्स का दूसरा लेटर आता है, यू, यानी अंडरस्टैंडिंग या समझ। सही कहा। लेकिन जब मैं सोर्स मटेरियल पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि समझ का मतलब तो बस नॉलेज होना चाहिए, पर यहाँ बात कुछ और ही हो रही है ना। हाँ, यहाँ नॉलेज की बात नहीं हो रही। मल्स की नज़र में अंडरस्टैंडिंग का मतलब है सच्चाई को बिना किसी इमोशनल फिल्टर के देखना। इमोशनल फिल्टर? हाँ, हम इंसान फैक्ट्स को वैसे नहीं देखते जैसे वो हैं, हम उन्हें अपनी भावनाओं के चश्मे से देखते हैं। मुझे इसे एक एवरीडे एग्जाम्पल से समझने दीजिए। मान लीजिए समीर को ऑफिस में अपने बॉस का एक ईमेल आता है। ठीक है। उसने एक बहुत लंबी रिपोर्ट भेजी थी बॉस को और बॉस का रिप्लाई सिर्फ इतना है, नॉट अप्रूव्ड, फिक्स इट। अब एक बिना अंडरस्टैंडिंग वाला इंसान इसे कैसे देखेगा? वो तुरंत पैनिक करेगा। हाँ, वो सोचेगा बॉस मुझसे नफरत करता है, मैं ही बेवकूफ़ हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ और मुझे ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए। और यहीं पर उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने एक फैक्ट को, यानी रिपोर्ट में हुई किसी मिस्टेक को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ लिया। उसने खुद को बेवकूफ़ मान लिया। हाँ, ये आइडेंटिटी से जोड़ना ही सबसे बड़ा इशू है। बिल्कुल, ये अंडरस्टैंडिंग की कमी है। अगर उसमें ये गुण होता ना तो वो सिर्फ एक कदम पीछे लेता और कहता ठीक है, रिपोर्ट के किसी हिस्से में डेटा गलत है, मुझे बस उसे ठीक करना है। मतलब जब हम इमोशंस को फैक्ट से अलग कर देते हैं तो हमारा दिमाग वापस एक कंप्यूटर की तरह क्लियर काम करने लगता है। बस एक प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन। सही कहा। अब ये जो गैप है ना, जो इंसान सोच रहा है और जो वो रियल में कर रहा है, उस गैप को पार करने के लिए तीसरे गुण की जरूरत पड़ती है, जो कि है सी, करेज या हिम्मत। हाँ, करेज। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी गड़बड़ लगती है। हमने तो बचपन से यही सुना है कि साहसी लोग वो होते हैं जिन्हें डर नहीं लगता। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। तो क्या डॉक्टर माइल्स ये कह रहे हैं कि हमें अपने अंदर के डर को पूरी तरह खत्म करना होगा? क्योंकि अगर डर ही नहीं रहेगा तो क्या हम बेवकूफ़ी भरे खतरे नहीं उठाने लगेंगे? डर को खत्म करना ना तो पॉसिबल है और ना ही सेफ। माइल्स बहुत क्लियरली समझाते हैं कि हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर महसूस होने के बावजूद कदम उठाना है। एक्शन लेना डिस्पाइट द फियर। हाँ, अगर हम इसे थोड़ा न्यूरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब हम किसी अनजान चीज का सामना करते हैं ना, तो हमारे दिमाग का जो अमिगडाला होता है वो तुरंत डर का सिग्नल देता है। वो हमारा सर्वाइवल मैकेनिज्म है, राइट? एग्जैक्टली। लेकिन जब हम उस डर के बावजूद एक्शन लेते हैं ना, तब हमारा दिमाग सीखता है कि ओह, ये सिचुएशन जानलेवा नहीं थी, हम जिंदा बच गए। मतलब हम हिम्मत को एक मसल या मांसपेशी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। बिल्कुल, एक मसल की तरह। जैसे जिम में हम धीरे धीरे वेट्स बढ़ाते हैं, वैसे ही रोज थोड़े डरावने काम करके हम अपने दिमाग की वायरिंग को बदल रहे हैं। इसे ही शायद न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। सटीक शब्द यूज किया आपने। और जैसे जैसे हम ये करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन उससे पहले ब्लूप्रिंट का चौथा लेटर आता है सी। हाँ, चैरिटी, यानी नर्म दिली या परोपकार। और मैं सच बताऊं तो पहली बार पढ़ने पे मुझे ये थोड़ा अजीब लगा था। अजीब क्यों? क्योंकि देखिए, हम सक्सेस की बात कर रहे हैं, अपनी पर्सनल सेल्फ इमेज सुधारने की बात कर रहे हैं। इस इंडिविजुअलिस्टिक फॉर्मूला में दूसरों की मदद करने का क्या काम? मैं समझ सकता हूँ कि ये आउट ऑफ प्लेस क्यों लगता है।
मतलब अगर मैं खुद एक डूबती हुई नाव में हूँ और मेरी अपनी लाइफ में आग लगी हुई है, तो मैं किसी और की नाव को धक्का क्यों लगाऊंगी? ये थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग नहीं है? ऐसा लगता जरूर है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजी का खेल चल रहा है। देखिए, जब कोई इंसान एंजाइटी या सेल्फ डाउट में होता है ना, तो वो एक क्लोज लूप में फंस जाता है। क्लोज लूप? हाँ, उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर होता है। मेरा दर्द, मेरी नाकामी, मेरी एंजाइटी, ये एक भंवर है जो आपको और अंदर खींचता जाता है। उस भंवर को तोड़ने का तरीका है? बिल्कुल। जब आप किसी दूसरे की मदद करते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी चीज क्यों ना हो, जैसे किसी सड़क पर चलते अनजान इंसान को रास्ता दिखाना या किसी को खाना खिलाना, तो कुछ पलों के लिए वो क्लोज लूप टूट जाता है। आपका ध्यान खुद से हट जाता है। हाँ, और उससे भी बड़ी बात, जब आप किसी को कुछ देते हैं ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत पावरफुल सिग्नल रिसीव करता है कि मेरे पास कुछ ऐसी वैल्यूएबल चीज है जो मैं दे सकता हूँ। ओह वाओ, ये तो ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक है। हम दूसरों की मदद करके असल में खुद के दिमाग को ये यकीन दिला रहे हैं कि हम कैपेबल हैं। एग्जैक्टली। ये सीधे सीधे हमारी सेल्फ इमेज को एलिवेट कर रहा है। और यही हमें सक्सेस के 5वें लेटर तक ले जाता है, ई से इस्टीम या आत्मसम्मान। आत्मसम्मान बहुत जरूरी है। मॉल्स कहते हैं कि जो इंसान दूसरों की इज्जत नहीं कर सकता, वो खुद की भी इज्जत नहीं कर सकता। क्योंकि हम दुनिया को वैसे ही देखते हैं जैसे हम अंदर से होते हैं। आज के इस सोशल मीडिया वाले दौर में ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। हाँ, जहाँ हर कोई अपनी परफेक्ट लाइफ दिखा रहा है। वही तो, लोग लगातार अपनी रियल बिहाइंड द सीन्स लाइफ को दूसरों की हाईलाइट रील से कंपेयर कर रहे हैं। इससे उनका एस्टीम पूरी तरह क्रश हो जाता है। और बिना सेल्फ एस्टीम के अगला लेटर, जो कि दूसरा एस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, वो तो कभी बिल्ड ही नहीं हो पाएगा। कभी नहीं। इस सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले पार्ट पे मैंने एक बहुत ही तगड़ी चीज पढ़ रही थी नोट्स में। हम हमेशा ये सोचते हैं कि यार पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए ना, उसके बाद मैं वो पॉडकास्ट शुरू करूंगी। हाँ, सब यही सोचते हैं। या फिर वो पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस फील हो, तब मैं उस बड़ी जॉब के लिए अप्लाई करूंगी। लेकिन मॉड्स कहते हैं कि ये तो घोड़े के आगे गाड़ी बांधने वाली बात हो गई। बिल्कुल उल्टी अप्रोच है ये। लोग सोचते हैं कि फीलिंग्स पहले आती हैं और एक्शन उसके बाद आता है, लेकिन साइकोलॉजी साफ कहती है कि एक्शन पहले आता है। एक्शन पहले? हाँ, कॉन्फिडेंस कोई जादुई चीज नहीं है जो हवा से आएगी। ये सिर्फ एक बाई प्रोडक्ट है आपके पिछले सक्सेसफुल एक्शंस का एक कलेक्शन है। हाँ, मतलब छोटी छोटी जीत के मोमेंट। और इसमें हमारे बॉडी लैंग्वेज या फिजियोलॉजी का भी तो बहुत बड़ा रोल है ना? बहुत बड़ा रोल है। मैंने पढ़ा है कि सिर्फ सीधा खड़े होने से या सामने वाले की आंखों में देखने से दिमाग को कुछ सिग्नल्स जाते हैं। ये बायोलॉजिकल लेवल पर कैसे काम करता है? देखिए, ये हमारी वेगस नर्व और एक प्रोप्रियोसेप्टिव लूप से जुड़ा होता है। जब आप अपने कंधे झुकाकर और नजरें चुराकर बैठते हैं ना, तो आपकी बॉडी आपके ब्रेन को सिग्नल देती है कि हम खतरे में हैं या हमने हार मान ली है। और दिमाग पैनिक मोड में आ जाता है। हाँ, वो तुरंत कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करने लगता है। लेकिन जैसे ही आप अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करते हैं और एक गहरी सांस लेते हैं, तो दिमाग को लगता है कि सब कंट्रोल में है। एग्जैक्टली। दिमाग को मैसेज आता है कि हम सुरक्षित हैं, हम चार्ज में हैं। ये एक तरह से अपने ही बायोलॉजी को हैक करना है। ये सच में माइंड ब्लोइंग है। तो ये जो पूरा ब्लूप्रिंट है ना, ये आखिर में आकर अपने आखिरी एस पर टिक जाता है, सेल्फ एक्सेप्टेंस यानी आत्मस्वीकृति। ये पूरी बिल्डिंग की नींव है। खुद को अपनी सारी कमियों और खूबियों के साथ पूरी तरह अपना लेना। लेकिन यहाँ मेरे माइंड में एक डार्क सा डाउट आता है। बताइए। अगर मैं खुद को बिल्कुल वैसा ही एक्सेप्ट कर लूं जैसी मैं हूं, तो फिर मैं खुद को बेटर बनाने की कोशिश क्यों करूंगी? क्या ये ग्रोथ को मारने वाली बात नहीं हो गई? ये एक बहुत ही कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है। सेल्फ एक्सेप्टेंस का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अब मैं तो ऐसी हूं, मुझे कुछ सीखना ही नहीं है। तो फिर क्या मतलब इसका? इसका असल मतलब ये है ये मानना कि आपकी करंट कमियां आपकी आइडेंटिटी नहीं है। वो सिर्फ आपके बिहेवियर का एक हिस्सा है जिन्हें इजीली सुधारा जा सकता है। अच्छा। देखिए, जब तक आप ये मानेंगे ही नहीं कि आपके पैर में चोट लगी है, तब तक आप उस चोट का इलाज कैसे शुरू करेंगे? डिनायल से तो हीलिंग नहीं होती ना। ये तो सीधे उस प्लास्टिक सर्जन वाले मरीज की कहानी पर वापस ले आता है हमें। इंसान अपनी इन कमियों को
या चोट को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसके अंदर कुछ बहुत गहरे इमोशनल स्कार्स या मानसिक घाव होते हैं। और यहीं पर मॉल्ड्स एक कॉन्सेप्ट लाते हैं जिसे वो इमोशनल फेसलिफ्ट कहते हैं। इमोशनल फेसलिफ्ट यानी मन की सर्जरी? हाँ, देखिए फिजिकल निशान तो सर्जरी से छिप जाते हैं, लेकिन जो मन के निशान होते हैं ना, वो इंसान को एक अजीब सी हाइपर सेंसिटिविटी दे देते हैं। कैसी सेंसिटिविटी? जैसे मॉड्स बताते हैं कि अगर कोई इंसान बहुत जल्दी भड़क जाता है, बात बात पर गुस्सा हो जाता है, जिसे हम टचीनेस कहते हैं, तो ये इस बात का सबूत है कि उसके अंदर का कोई घाव अभी भरा नहीं है, वो अभी भी हरा है। ये तो बिल्कुल एक छोटे मसल की तरह हो गया ना। अगर मेरी बाह में पहले से एक डीप कट लगा हुआ है और कोई प्यार से भी मुझे वहां टच कर ले तो मैं दर्द से चीख पड़ूंगी। सही एग्जाम्पल है। सामने वाले को लगेगा कि यार इसने तो कुछ किया ही नहीं, मैं इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हूँ। लेकिन असल में वो उस प्रेजेंट टच से दर्द नहीं हो रहा है, वो उस पुराने घाव का दर्द है जो ट्रिगर हो गया। एग्जैक्टली वो इंसान एक्चुअल में प्रेजेंट मोमेंट में जी नहीं रहा है, वो अपने उस पुराने ड्रामा को वापस जी रहा है। तो इसका इलाज क्या है? इस इमोशनल फेसलिफ्ट के लिए मार्क्स ने 3 स्टेप्स बताएं। पहला ये कि क्रिटिसिज्म या आलोचना को कभी पर्सनल अटैक मत मानो, उसे सिर्फ एक डेटा या इंफॉर्मेशन की तरह लो। लेकिन जो इंसान पहले से ही हर्ट है अंदर से, उसके लिए तो हर छोटी आलोचना एक तीर की तरह चुभती है ना। वो उसे सिर्फ इंफॉर्मेशन कैसे मान ले? और इसीलिए दूसरा स्टेप सबसे ज्यादा पावरफुल है, फॉरगिवनेस, यानी क्षमा करना। लेकिन यहाँ क्षमा का मतलब किसी पर एहसान करना नहीं है। तो फिर क्या है? मॉल्स कहते हैं कि फॉरगिवनेस एक सर्जिकल चाकू की तरह है जो सड़े हुए घाव को आपके माइंड से काट कर अलग कर देता है। जब आप किसी को माफ करते हैं ना, तो आप उसे नहीं बल्कि खुद को उस इंसान के कंट्रोल से आजाद कर रहे होते हैं। ओह वाओ, क्षमा सामने वाले के लिए नहीं, खुद को आजाद करने के लिए है। ये बात तो एकदम हिट करती है अंदर तक। हाँ, ये पूरे सेल्फ इंटरेस्ट का काम है। और जो तीसरा स्टेप है वो है किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में कॉन्शियस पॉज लेना, यानी सचेत ठहराव। जैसे जब कोई हम पर चिल्लाता है तो हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है कि हम भी वापस चिल्ला दें। हाँ, वो डिफ़ॉल्ट रिएक्शन है। लेकिन अगर आप सिर्फ 3 सेकंड के लिए वहाँ सचेत होकर रुक जाए ना, तो आप उस ऑटोमेटिक रिएक्शन वाले चेन को तोड़ देते हैं। बस 3 सेकंड? हाँ, और अगर आप इसी प्रैक्टिस को लगातार 21 दिनों तक करते हैं तो आपके दिमाग का पूरा स्ट्रक्चर बदलना शुरू हो जाता है। ये जो 21 दिन वाला रूल है, ये हर जगह सामने आता है। इसके पीछे क्या हार्ड साइंस है? क्या दिमाग में कोई टाइमर लगा होता है जो 21 दिन बाद बीप करता है? नहीं, टाइमर जैसा कुछ नहीं होता। न्यूरो साइंस हमें बताती है कि जब हम कोई नया बिहेवियर शुरू करते हैं तो दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं, यानी नए रास्ते। हाँ, शुरू में ये रास्ते बहुत कच्चे और कमजोर होते हैं, लेकिन जब हम उसी सेम एक्शन को बार बार रिपीट करते हैं ना, तो उन न्यूरॉन्स के ऊपर एक कवरिंग बनने लगती है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। माइलिन शीथ, ओके। ये परत उस रास्ते को बहुत मजबूत और सुपर फास्ट बना देती है। इस पूरी बायोलॉजिकल प्रोसेस को, यानी एक पुरानी आदत की वायरिंग को मिटाकर नई वायरिंग को पक्का करने में लगभग 21 दिन का टाइम लग ही जाता है। अब जाकर मुझे ये 21 दिन का लॉजिक पूरी तरह क्लियर हुआ है। तो चलिए, हमने अपना इमोशनल फेसलिफ्ट कर लिया, घाव भर गए और 21 दिन की मेहनत के बाद हमारी एक नई और मजबूत सेल्फ इमेज तैयार हो गई। ग्रेट। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। असली टेस्ट तो तब होगा ना जब ये नया इंसान रियल वर्ल्ड के एक्सट्रीम प्रेशर और अचानक आने वाले क्राइसिस का सामना करेगा। बिल्कुल। और यहीं पर इन नोट्स का जो सबसे आखिरी और थ्रिलिंग हिस्सा आता है, क्राइसिस मैनेजमेंट और शैडो बॉक्सिंग। देखिए, जब बात एक्सट्रीम प्रेशर की आती है ना, तो एक चैंपियन और एक आम इंसान के बीच सिर्फ एक ही बड़ा फर्क होता है, और वो है तैयारी, प्रिपरेशन। शैडो बॉक्सिंग जैसे? एग्जैक्टली। एक प्रोफेशनल बॉक्सर असली रिंग में उतरने से महीनों पहले लगातार शैडो बॉक्सिंग करता है। वो हवा में मुक्के मारता है, एक ऐसे राइवल से लड़ता है जो वहां है ही नहीं। ऐसा क्यों करता है वो? ताकि जब असली मैच में उसके चेहरे पर मुक्का आए ना, तो उसका बॉडी फ्रीज ना हो जाए पैनिक से, बल्कि वो बिल्कुल ऑटोमेटिक तरीके से अपना बचाव कर ले। क्योंकि
उसने दिमाग में वो सेम सिचुएशन हजारों बार ऑलरेडी जी ली है। इसे ही हम मेंटल रिहर्सल कहते हैं। अगर आपका कोई बहुत बड़ा इंटरव्यू आने वाला है या आप कोई लाइफ चेंजिंग डील साइन करने वाले हैं, तो सिर्फ उसके अच्छे आउटकम्स के बारे में मत सोचिए, वर्स्ट केस सिनेरियोस को भी इमेजिन करना है। हाँ, ये भी सोचिए कि अगर सामने वाले ने सबसे मुश्किल सवाल पूछ लिया तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। अगर अचानक मेरा लैपटॉप क्रैश हो गया प्रेजेंटेशन के बीच में, तो मेरी बैकअप स्ट्रेटजी क्या होगी। ये तो बिल्कुल वही लॉजिक हो गया ना कि हर बड़ी बिल्डिंग में असली आग लगने से पहले फायर ड्रिल क्यों करवाई जाती है। सही बात है। आग लगने पर लोग आग से कम और पैनिक से ज्यादा मरते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि करना क्या है। लेकिन अगर दिमाग को ऑलरेडी पता है कि इमरजेंसी एग्जिट कहाँ है, तो वो डर के मारे फ्रीज नहीं होगा, वो लॉजिक यूज करेगा। और उस सडन पैनिक को रोकने का एक और क्विक बायोलॉजिकल हैक मॉस ने अपनी किताब में बताया है, सांसों पर नियंत्रण या ब्रेथ कंट्रोल। कैसे काम करता है ये? जब भी अचानक कोई क्राइसिस आता है ना, तो हमारी सांसें छोटी और तेज हो जाती हैं। ये छोटी सांसें हमारे दिमाग को फाइट और फ्लाइट मोड का रेड अलर्ट भेज देती हैं। पैनिक शुरू। हाँ, लेकिन अगर हम उस प्रेशर के एक्सट्रीम मोमेंट में एक 4-4-4 का छोटा सा रूल अपना ले। 4-4-4 मतलब 4 सेकंड तक सांस अंदर खींचना, 4 सेकंड तक उसे वहीं रोक कर रखना और फिर अगले 4 सेकंड में उसे आराम से बाहर छोड़ना। बिल्कुल। ये सिंपल सी लगने वाली टेक्निक हमारे नर्वस सिस्टम को बाईपास करके हैक कर लेती है। ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को तुरंत एक्टिव कर देती है, जिससे बॉडी और हार्ट रेट शांत होती है। और सबसे बड़ा फायदा, हमारा जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो हमारी लॉजिकल थिंकिंग का मेन सेंटर है, वो वापस चार्ज ले लेता है। बिल्कुल। मतलब जब दिमाग पैनिक कर रहा हो तो हम अपनी ही बॉडी का यूज करके उस दिमाग को वापस शांत कर रहे हैं। Exactly. ये सच में कमाल की चीज है। तो इस पूरी इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन से एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई है आज, कि बाहर की परिस्थितियां हमारी नियति तय नहीं करती हैं। कभी नहीं करती। जो अदृश्य तस्वीर हम खुद के बारे में अपने अंदर छुपाए घूम रहे हैं ना, वही हमारी बाहर की पूरी दुनिया को आकार दे रही है। उस अदृश्य दीवार को बिल्कुल तोड़ा जा सकता है अगर हम खुद को उस पर देखने की हिम्मत जुटा पाएं। और ये ताकत हम में से हर एक के पास है। ये कोई जादू नहीं है जो किसी एक के पास हो और दूसरे के पास नहीं। ये एक लर्नेबल स्किल है जिसे 21 दिन की प्रैक्टिस से कोई भी मास्टर कर सकता है। तो आज जो भी इस डिस्कशन को सुन रहे हैं, उनके लिए मेरी तरफ से एक चैलेंज है, क्योंकि देखिए सिर्फ बातें सुन लेने से तो लाइफ में कुछ नहीं बदलेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। हाँ, डॉक्टर मॉल्स के उस सक्सेस ब्लूप्रिंट में से कोई भी सिर्फ एक गुण आज चुन लीजिए, चाहे वो अपनी दिशा तय करना हो या किसी ऐसे इंसान को दिल से माफ करना हो जिसने आपको सच में बहुत चोट पहुंचाई हो। उस एक चीज को पिक कीजिए और अगले 21 दिनों तक बिना छोड़े उसका प्रैक्टिस कीजिए, ताकि वो एक नया और मजबूत न्यूरल पाथवे आपके अपने दिमाग में तैयार हो सके। ये सच में लाइफ चेंज कर सकता है। और अब इस एपिसोड को रैप अप करने से पहले एक ऐसा सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है जो शायद इस किताब में डायरेक्टली नहीं लिखा, लेकिन इस पूरे साइकोलॉजिकल डिस्कशन का एक बहुत ही डार्क और डीप कॉन्सिक्वेंस है। अच्छा, कैसा सवाल? जरा इस बारे में सोचिए, अगर हमारी पूरी रियलिटी और हमारा आने वाला कल सिर्फ हमारी अपनी सेल्फ इमेज का ही एक आईना है, तो जब दो अलग लोग एक रोमांटिक रिलेशनशिप में जुड़ते हैं तब एग्जैक्टली क्या होता होगा? ओह, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। मान लीजिए कि एक पार्टनर की सेल्फ इमेज बिल्कुल विनर वाली है, कॉन्फिडेंट और हील्ड, लेकिन जो दूसरा पार्टनर है वो अपने पुराने ट्रॉमा और उन भयानक मेंटल स्कार्स के साथ खुद को हमेशा एक लूजर या विक्टिम की तरह देखता है। तो फिर क्या होगा? वहीं तो क्या वो विनर पार्टनर उस हर्ट पार्टनर की सेल्फ इमेज को बदलकर उसे भी विनर बना देगा, या फिर ये पूरी जिंदगी चलने वाला एक ऐसा एग्जॉस्टिंग बैटल बन जाएगा जहां दोनों अपनी अपनी अदृश्य दीवारों के पीछे छिपकर बस शैडो बॉक्सिंग कर रहे होंगे? ये तो किसी को भी अपने आसपास के रिश्तों को ना एक बिल्कुल ही नए और शकी भरे नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि
आप सब भी इस थॉट पर थोड़ा पॉन्डर करें। अगली बार जब लाइफ में किसी ऐसी इनविजिबल वॉल से टकराए ना, तो उस दीवार को मत कोसना। एक बार आईने में अपनी तस्वीर को थोड़ी गौर से ज़रूर देखना। अगली डीप डाइव में मिलते हैं।